जय हिंद दोस्तों। जीके वाली अपनी सीरीज चल रही थी, 2 दिन का ब्रेक लग गया यार। ठीक है, किसी कारणवश। तो आज से अपन वापस इसको शुरू कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। पहले अपन छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना, 15, 20, 30, 25, 27 मिनट की वीडियो में। तो क्या है यार, ऐसे एग्जाम तक इतना सिलेबस पूरा कवर होगा नहीं। तो अपन इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो अब अपन टॉपिक नहीं कर रहे। देखो यार, एसएससी में ज्यादातर चीजें प्रीवियस ईयर रिपीट होती है। अगर अपन प्रीवियस भी लगा ले तो अपन 80% तक चीजें स्कोर कर सकते हैं। तो आज से मैं प्रीवियस ईयर का पर डे का एक एक सेक्शनल सेट लगाऊंगा खुद, जीके का। और उसके बाद उसको नोट्स बनाऊंगा कॉपी में, नोट डाउन करके उसका सॉल्यूशन करूंगा, उसके ऑप्शन को अच्छे से, और उसको उसी चीज को आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, और सीजीएल की 2024। ठीक है, इसमें आए हुए क्वेश्चन जीके वाले सेक्शन में, प्लस उसका सॉल्यूशन, प्लस उसके ऑप्शन, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, क्या पूछे जाते हैं, है ना। तो सारी ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन उन सब के बारे में। तो क्या ही कोई क्वेश्चन है आज ऑप्शन में है, क्या पता नेक्स्ट मॉक में या नेक्स्ट सेक्शन में वो अपन को ऑप्शन में मिल जाए, अभी ऑप्शन में वो क्वेश्चन में मिल जाए, सॉल्यूशन में वो मिल जाए ना। तो सारे चीजों को अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं, जितना डिटेल से जा पाते हैं उस चीजों में, है ना। और एक एक करके एक बार जो चीजें पढ़ ली उसको बाद में सेकंड टाइम कम पढ़ के उसके अलावा दूसरी पे ज्यादा फोकस कर लेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, पहला क्वेश्चन था लता मंगेशकर के बारे में। अब हर एक आदमी जानता होगा इनको, सुना होगा इनके बारे में। क्या है, गायिका थी, अब तो खत्म हो गई। ठीक है, स्वर कोकिला बोला जाता था इनको। ठीक है, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा था, भारत रत्न। अब यार पता है कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। ठीक है, अब इस पे और ज्यादा नहीं जाएंगे अपन, पहले लता मंगेशकर जी इनके बारे में बात कर देंगे। और अब इनको इनके अलावा और भी बहुत सारे प्राइज मिले हैं। तो वो कौन सा था, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये 1993 मिला था, मिल गया था इनको। ठीक है, क्या पता अब की बार भारत रत्न पूछा, अब की बार ये वाला पूछ ले, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, दादा साहब फाल्के, ये इनको मिला हुआ है। ये कब मिला हुआ है, 1989 में मिला हुआ है इनको। ठीक है, पद्म विभूषण, विभूषण, ये इनको कब मिला हुआ है, ये 1999 में मिला हुआ है। देखो, सबसे पहले 89 में मिला दादा साहब फाल्के, फिर मिला 93 में फिल्म फेयर, फिर 99 में मिला, 99 भैया, 99 में मिला इनको पद्म विभूषण, जो भारत का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा। और फिर 2001 में मिल गया भारत रत्न। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 32 के बारे में। तो ये क्या है, पहले बात तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार। ठीक है, कौन से है, पार्ट 2 में, सॉरी 3 में, भाग 3 में, जो का अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना, उसी के बीच में ये आता है। ठीक है, इसमें क्या, इस भाग में क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, एफ आर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं। और संविधान की आत्मा किसे कहा, आर्टिकल 32 को कहा था, किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, और
फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर किसी राज्य द्वारा डायरेक्ट आर्टिकल 32 के थ्रू अपन जा सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और रिट जारी कर सकते हैं। और 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अब वो 5 कौन कौन सी है तो सुन लो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी अधिकार पक्षा, अधिकार पक्षा, और 5वीं थी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब संविधान फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जा सकते हो तो 226 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट रेट जारी करता है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज करिएगा भैया, बात समझ में आनी चाहिए बस। और हाई कोर्ट के पास ये जो पावर है ना, ये सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट के बारे में ही सुनेगा, और बल्कि हाई कोर्ट है ना, आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट के बारे में तो सुनेगा ही सुनेगा, प्लस कोई लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, उसका भी उल्लंघन हो रहा है ना, तो भी हाई कोर्ट सुनेगा। ठीक है, ये 226 में प्रावधान दिया गया। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के पास ज्यादा अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया उसमें सेट में प्रार्थना समाज के बारे में। देखो यार, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था देश में, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे विद्वान जो भारत के थे वो आए आगे, और समाज सुधारक आंदोलन चलाए बहुत ज्यादा, कि समाज में फैले हुए बेकार से कस्टम, कुप्रथाएं, रीति रिवाज, उनको मिटाने के लिए अपने लेवल पे अच्छा अच्छा प्रयास किया बहुत से लोगों ने। ठीक है, तो इस समाज की स्थापना होती है 1867 में। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में होती है। एक तरह से आप इसका ऐसे समझ लो कि एक एनजीओ है, महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, और आत्माराम पांडु, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 24 में, इस सेट में मतलब है ना। और ये किससे इंस्पायर थे? इन्होंने बंगाल में एक देखा था ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, मतलब ये भी एक एनजीओ जैसे था, जो पश्चिम बंगाल में था। और ये किसने स्थापित किया था ब्रह्म समाज? ये राजा राम मोहन राय, RRMR, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी पश्चिम बंगाल में। इसी से इंस्पायर होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में महाराष्ट्र में। अब ब्रह्म समाज कहाँ था? वो बंगाल में था, ये महाराष्ट्र में था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब इसमें और क्या क्या थे। तो ये जो समाज था ना, कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे बीच में, प्रार्थना समाज की बात करते हैं वापस से अपन। प्रार्थना समाज ये क्या करता था? पहली बात तो ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के प्राचीन जो शिक्षाएं थी ना, दिशाएं थी, उनको ज्यादा मानता था। एकेश्वरवादी था ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी का मतलब क्या होता है कि एक ईश्वर को मानने वाला था। ये नहीं बोलते कि यार ये भी भगवान होता है, वो भगवान होता है, ये ऐसा मानते थे इसके कि भी हाँ गॉड एक है, ईश्वर एक है बस। और दूसरा, ये प्रार्थना समाज के लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का, कि यार क्या मूर्ति पूजा करना, बस ईश्वर आत्मा में है, ऐसा ये मानते थे। और सामाजिक सुधार आंदोलनों में प्रार्थना समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैंने भी बताया ना,
समाज के सुधार में बहुत सारी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए इन समाज का, इन एनजीओ के जैसो ये समाज थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब अपन बात करते हैं ब्रह्म समाज की, जो अभी बताया था बंगाल में था, और इसकी स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या काम किया। अब ये इससे पहले, क्योंकि ये पहले बना, इसी से इंस्पायर होकर तो प्रार्थना समाज बना, तो ये बन गया था 1828 में ही। तो स्थापना का ईयर पूछ सकता है, जैसे पहले उसका पूछा। और इसकी स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की जाती है। अब इसमें भी एक फीचर कॉमन था, क्या था? वो था, ये भी एकेश्वरवादी थे कि ईश्वर एक ही है भैया। और दूसरा, ये भी जो जाति व्यवस्था चल रही थी अपने देश में उस टाइम पे 1828 के टाइम पे, उसके खिलाफ में थे कि यार ऐसे छुआछूत और ये सब ना मानो, जाति व्यवस्था के लिए भी। और दूसरा, ये भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा ना करो। ठीक है, अब इन्होंने और क्या काम किए अच्छे, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने में बहुत ज्यादा मदद की। अंत, ठीक है। और बहुत सारे समाज में स्कीम चलाई, जैसे विधवा पुनर्विवाह, जो कोई लड़की कम उम्र में विधवा हो गई है, उसका पति मर गया, उसका पुनर्विवाह करवाना। और दूसरा, बाल विवाह को रोकना। ठीक है, और महिला की शिक्षा को बढ़ावा देना, कि महिलाएं भी पढ़े भाई, क्योंकि उस टाइम इतना कहाँ था, 200 साल पहले की बात है। महिलाओं की शिक्षा, ठीक है, इन सबको इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया अपने इस एनजीओ के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट था, उसी टाइम पे लगभग 1860 के टाइम पे, इन्हीं टाइम पे 19वीं सदी में एक प्रसिद्ध बंगाली नाटककार हुए, जिनका नाम था दीन बंधु। ये इनका नाम था। कौन थे ये थे भैया नाटककार। समझो क्वेश्चन को, ठीक है। और इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था नील दर्पण। देखो यार, नील की खेती के बारे में आपने सुना है था, अंग्रेजों ने अपने किसानों को बहुत ज्यादा फोर्स किया नील की खेती करने के लिए, तो नशे वशे में काम आती थी। और अपने अपने देश के किसान थे जो अनाज उगाने में विश्वास रखते थे, और ये नशे वशे में काम में आने वाली चीजों का उत्पादन करने के लिए अंग्रेज इनको फोर्स करते थे किसानों को। फिर उनके बाद में उनसे वो ले भी लेते थे सारी फसलें, और उनको कुछ देते भी नहीं थे, उनके पास खाने को अनाज भी नहीं बचता था। तो जो नील दर्पण इस नाटक का नाम था। ऐसा इन्होंने नाटक लिखा, किसने? दीन बंधु ने, जो कि ये दिखाता है कि नील की खेती के लिए कितना जो फोर्स करते हैं अंग्रेज भारतीय किसानों को, और ब्रिटिश शासन के जो लोग थे वो इतना फोर्स करते थे। और इनकी जो किसानों की दुर्दशा थी ना उस टाइम पे, इस दुर्दशा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपन किसी एक्ट के माध्यम से, किसी नाटक के माध्यम से किसी स्टोरी को समाज में बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं ना, उस चीज को इस नाटक के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। तो क्वेश्चन यही था कि नील दर्पण किसने लिखा? तो दीन बंधु ने लिखा। और ये क्या दिखाता है, अभी मैंने बताया, ये चीज दिखाता है। और नील का जो विद्रोह हुआ ना, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसका? दीन बंधु का विद्रोह हुआ। आप ये समझ लो कि जब अंग्रेज आए थे, ज्यादातर प्रभाव उनका बंगाल वाले क्षेत्र में था। नील की खेती के लिए किसानों को फोर्स करना, टैक्स भी उनको, वो भाई उनका मुआवजा भी नहीं देना, क्या बोलते हैं उसको, उनकी जमीन यूज करके उसमें फसल उगा के फसल भी पूर ले जाना, उनको कुछ नहीं देना, उनके पास खाने को लिए भी नहीं रहना, और किसानों की हालत खराब होना। इस चीज को उन्होंने एक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया समाज में। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और क्या पूछा गया? और पूछा गया पल्लव राजवंश। देखो यार, पल्लव इंपॉर्टेंट है, राजवंश। सबसे पहले बात तो, कोई भी
कोई भी मेरा भाई बहन ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि यार ये तो आगरा में राज करके गया था, क्योंकि पता है ये वाले राजवंश ज्यादा दक्षिण भारत के थे। उत्तर में तो भाई खिलजी आए, जो वो राजपूत थे, मुगल थे, है ना, ये सब थे। तो ये दक्षिण भारत का राजवंश है। तो सबसे पहली बात तो ये दक्षिण भारत का है। दूसरी बात, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक। और इसमें क्षेत्र आता है आंध्रा वाला। आज तो स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पे तो पूरा एक ही था ना, आंध्रा वाला, कर्नाटक वाला और तमिलनाडु वाला। ये क्षेत्र इसके अंदर आता है। अब इन राजवंश की खास बात थी कि ये भारतीय कला कला प्लस वास्तुकला, इनका अद्भुत उदाहरण पेश किया इन्होंने देश के अंदर, और बहुत अच्छा योगदान दिया। आप देखते होंगे कि दक्षिण भारत के मंदिर कितने फेमस है, उनकी कला, उनकी जो दक्षिण द्रविड़ शैली है वो, है ना। और एक चीज और इन्होंने की कि चट्टान से काटे गए वास्तुकला के पत्थरों से इन्होंने मंदिर बना दिया, कि चट्टान है उसको, पत्थरों को काट काट के उसी का मंदिर बना दिया। ये भी इन्होंने किया। एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को। यूनेस्को में एक महाबलीपुरम, मैंने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाए थे, तब बताया भी था कि महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको किसने बनाया था, तो वो भी पल्लव राजवंश ने ही बनवाया था। ये बात पूछ सकता है कि ये वाली साइट किसने बनवाई, ठीक है। और ये पल्लव राजवंश की वास्तुकला का ही एक उदाहरण है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख राजा थे, ज्यादा मतलब जिनका नाम आता है, ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन क्योंकि इतने साल शासन ना किया है, देख लो आप कितने हो गए, 300-600, लगभग 650 साल शासन किया है इन्होंने ना। तो प्रमुख राजा थे इनके, वो थे एक तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, और दूसरा था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये इनके इम्पोर्टेंट राजा थे, इनकी ज्यादा चर्चा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना चोला राजवंश। इसी के ऑप्शन में था, इसी के ऑप्शन में 16 था, लेकिन उसका सॉल्यूशन में उसके दिया हुआ था, तो थोड़ा सा अपन इसके बारे में जान लेते हैं। चोल राजवंश, अब ये भी दक्षिण भारत का ही था, लेकिन ये 9th सेंचुरी से, मतलब इसके बाद, पहले कौन से थे, पल्लव, उसके बाद में है चोल। 9th सेंचुरी से लगभग 13वीं सेंचुरी तक इनका मतलब शासन था। और इनकी खास बात क्या थी, एक तो नौ शक्ति थी, नाविक शक्ति, क्योंकि आसपास समुद्र लगता था, तो वो पावर थी इनके पास। दूसरी, व्यापक व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार करते थे। तीसरा, तमिल साहित्य इनका बहुत ज्यादा फेमस था, तमिल लिटरेचर, तमिल साहित्य। और कला और वास्तुकला तो थी, ये भी इनका फेमस था। इसमें इन सब का योगदान था, किसका, चोल राजवंश का, ठीक है। और यहां से एक इम्पोर्टेंट बात और बनती है कि चोल राजवंश ने ही तंजावुर में एक वृद्धेश्वर मंदिर है, वृद्धेश्वर मंदिर पूछा हुआ है एग्जाम में, कहां पर है, तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना किसने की, इसी राजवंश ने की। और बाकी के बारे में अपन कभी किसी और क्वेश्चन में आ जाएगा, वहां पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था अपना, भारत में पहला गोल्फ क्लब
अब गोल्फ गेम कौन सा होता है यार, पता ही है देखो। वो नहीं होता क्या, अपन कई मूवी में देखते हैं कि वो खुला सा ग्राउंड मैदान होता है, फिर वो एक बॉल मारते हैं स्टिक से, फिर वो बॉल दूर चली जाती है, फिर उसको लाते हैं गाड़ी में बैठ के ना। अमीरों को सा खेल होता है ये ना। तो गोल्फ क्लब ये कहाँ खुला था? कोलकाता में। और कब खुला था? 1829 में खुला था। अब पता ही है यार, ये अंग्रेजों का गेम था, पैसों वाला गेम था, तो अंग्रेज इसको लेके आए थे वही। अब सबसे पहले अंग्रेजों का ज्यादा प्रभाव कलकत्ता बंगाल वाले एरिया में ही था। तो वो गेम भी, कोई भी चीज अपने लेके आएंगे तो सबसे सबसे पहले वहां ही तो प्रभावित होगी ना। थोड़ा थोड़ा रिलेट करो, अगर ऑप्शन में राजस्थान आ तो आप उसको सबसे पहले काटो। ठीक है। और इस क्लब का नाम क्या है? रॉयल। नाम पूछ लेगा आपकी बार, क्या पता। कोलकाता गोल्फ क्लब, ये इसका नाम है। ठीक है। और ब्रिटिशों ने इसको शुरू किया था। ओके। अब एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स का, उसमें एक बात मुझे खास लगी, बाकी तो मुझे समझ में नहीं आई। जैसे जैसे समझ में आती जाएगी मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। लेकिन यार जो आया ही नहीं, अब बुक में देख के थोड़ा ना बोलूंगा इन चीजों को, जो आया ही समझ में खुद मुझे ही नहीं आया उसको क्या बताऊंगा, है ना। तो सीखने सिखाने का प्रोसेस है। सीखो और सुनो। नौकरशाही। नौकरशाही। एक नाम है लाल फीता शाही। शाही। पहली बात तो नौकरशाही, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरेक्रेसी। स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। और लाल फीता शाही ये क्या होता है? देखो यार, आज अपने देश पे कंपनी ने ब्रिटिशों ने अधिकार नहीं किया। सबसे पहले कंपनी ने अधिकार किया। एक कंपनी आती है दूसरे देश से और वो यहाँ पे आके अपनी ब्रांच बनाती है और वो पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। कंपनी कब्जा कर लेती है, देश नहीं, कंपनी। तो शुरू से क्या है, अपन डरे हुए थे कि यार किसी कंपनी को देश में आने आने नहीं देना। तो देश आजाद होने के बाद तभी तो अपन को टाइम लग गया है ना, इतना बड़ा, मतलब आज इकोनॉमी में 5वें नंबर पे आते हैं, तो इतना टाइम इसीलिए तो लग गया ना, क्योंकि अपन ने बाहरी कोई भी कंपनी को अंदर आने नहीं दिया कि यार तुम फिर हम पे राज कर लोगे। तो फिर, और कोई कंपनी आती भी थी ना, तो बहुत ज्यादा ना उस पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते थे। अब लाल फीताशाही का मतलब ये था कि जटिल कानून बना दिया, और व्यवसाय प्रक्रिया में बाधा डाल देते थे कोई, कि यार जैसे ना, जैसे बैंक वाले नहीं करते क्या, आधार कार्ड लेके आओ, एक कॉपी क्यों ले, दो कॉपी लेके आओ, पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी लेके आओ, है ना। फिर बोलते नहीं नहीं पैन कार्ड भी लेके आओ, एक साथ सारी चीज नहीं बताते, अगले को कंफ्यूज करना और बार बार में चक्कर कटवाना, चक्कर लगवाना, है ना। ये सब करवाते थे। तो इस सब चक्कर में ना जो अधिकारी लोग होते थे ना, वो बहुत ज्यादा पैसा खाते थे। तो यही इसी इसी को लाल फीताशाही बोला गया। ये चीजें 1950 से लेके ना लगभग 1980 90 तक खूब चली है अपने देश में। ठीक है। ये चीज इतनी ज्यादा बड़े लेवल पे चली है अपने देश में, जिसको अपन लाल फीताशाही बोला जाता है ना, कि कंपनियां वालों परेशान हो गए कि यार, अब कोई किसी को बोल दे कि यार ये काम करवाना है, तो इसको इतना लंबा प्रोसेस बता देंगे कि करवाने का, कि कैसे करे अगला। स्पेलिंग अगर में पूछा हुआ है भाई, देख लेना। कैसे करे अगला, इतना ज्यादा वो करना अगले को कंफ्यूज। तो ये था लाल फीताशाही। इस चक्कर में अधिकारियों ने खूब पैसा खाए खाए और कमाए। उसके बाद में 1991 में एलपीजी आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में भारत ने ये जो प्रोसेस था ना लंबा लंबा, कि भी ये कागजी कार्रवाई करो, ये करो, वो करो, इनको थोड़ा छोटा किया और कंपनियों को देश में आने की अनुमति दी। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे भैया, सेशन बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक था संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी। संगीत प्लस नाटक प्लस नृत्य, इनके लिए सर्वोच्च संस्था है इंडिया में। कौन सी?
संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लठमार होली, ये कौन से स्टेट में मनाई जाती है? तो सबको पता है यार, यूपी में मनाई जाती है। इसके पीछे एक पारंपरिक कथा क्या है कि भाई भगवान कृष्ण है ना, वो राधा के गांव में जाके उनकी सखियों को चढ़ाते थे और उनकी सखियां उनको लठ मार के भगाती थी। तो तभी से अब तक ये चीजें चली आ रही हैं। तो अब क्या होता है कि महिलाएं, पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं होली के टाइम पे और महिलाएं उनको लठ मार के भगाती हैं। ये परंपरा चली आ रही है। ऑप्शन में एक था होली, तो होली देखो यार भाई, फाल्गुन हिंदी महीना होता है एक, फाल्गुन, इसकी पूर्णिमा को मनाई जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए बनाई जाती है, क्योंकि प्रहलाद भगत तो बच गया था और होलिका जल गई थी होली में। ठीक है। और अगले दिन चैत्र कृष्ण, जो फर्स्ट तिथि होती है ना इसकी, इसको मनाई जाती है धुलंडी, रंगों का त्योहार। और होली को रंगों का त्योहार भी बोलते हैं। ठीक है। और हाँ, इसमें यही था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन दक्कन, दक्कन पठार। ज्योग्राफी में कभी पढ़ा हो तो पढ़ा ही होगा कि दक्कन का पठार पश्चिम व दक्षिण में महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, तमिलनाडु वाला, आंध्रा वाला और थोड़ा सा कर्नाटका वाला, इस क्षेत्र में ये फेमस फैला हुआ है दक्कन पठार। ठीक है। और ऊपर में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है, नीचे भारत का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये है दक्कन का पठार। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। और काली मिट्टी के बारे में दो चार खास बातें हैं। इसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रेगुर मिट्टी। ठीक है। दूसरी बात, कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेगुर मिट्टी। और महाराष्ट्र वाला कुछ क्षेत्र है, कुछ गुजरात वाला क्षेत्र है, कुछ आंध्रा वाला और कुछ तमिलनाडु वाला, ऐसा क्षेत्र में ये दक्कन का पठार फैला हुआ है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम इस मिट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना संविधान से लेकर आर्टिकल 59। देखो यार, राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में लिखा गया है 59 में। राष्ट्रपति पद की शर्तें, अब कोई भी लाभ के पद पर नहीं होगा वो, नहीं होगा राष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं होगा। कौन? राष्ट्रपति रहते हुए। ठीक है। और 59 का 3 जो सब क्लोज है ना, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के वेतन में कोई कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी जब तक वो पद पर रहेगा। वेतन और भत्ते में, इनमें कोई कमी नहीं होगी, ये बात लिखी है 59 के 3 में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया, दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। पहली बात तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रदेश, मतलब सोयाबीन का भी सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादन होता है। नंबर 2 है दालों का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। और दालों में भी कौन सी? चना, अरहर, तुअर, मसूर और मूंग, इन सब की दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को ही बोलते हैं भारत का हृदय, क्योंकि ये बीचों बीच में है ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास था नाबार्ड का,
मतलब उसके ऑप्शन में नाबार्ड था, देखो यार, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाम से समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय कृषि, देश की कृषि को संभालना, उसके विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, ये नाबार्ड का काम है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर स्थापना एक्ट आता है 1981 में, और 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है किसकी, नाबार्ड की। एक सेकंड रुकना यार भाई। हाँ, अब जितने भी अपने तहसीलों में, जिलों में छोटे छोटे बैंक है ना, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक है ना, इन सब बैंकों का जो ऊपर का हेड है ना, उनको मॉनिटर कौन करता है, वो नाबार्ड ही करता है। तो अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थान, अखिल का मतलब ही संपूर्ण भारत की है, सबसे शीर्ष संस्थान है इन सब चीजों को मॉनिटर करने वाले। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और कृषि हुआ, लघु उद्योग हुए, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग हुए, हस्तशिल्प हो, किसी का किसी क्षेत्र का जो मतलब हाथ का काम बहुत ज्यादा फेमस है ना, उसका प्रचार करना, उसको लोन देना, ये सब काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाबार्ड। तो इम्पोर्टेंट बनता है भैया नाबार्ड के बारे में। नेक्स्ट अपना था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा गया था, कब लागू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। देखो यार, जब टाइगर रिजर्व अपने पढ़े थे तब इसके बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ आया तो दोबारा करेंगे। तो शुरू होता है 1 अप्रैल 1973 को, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अधिनियम एक्ट आता है 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, उसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर आता है। और 9 टाइगर रिजर्व सबसे पहले बनाए जाते हैं इस एक्ट के तहत। और इसके लिए मुख्य संस्था कौन सी है, तो वो है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये इसकी मेन संस्था है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन क्या था BCCI के बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ये क्वेश्चन था, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले BCCI क्या है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, BCCI है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बता दिया मुंबई में है, और मुंबई में भी कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम में है, क्रिकेट का स्टेडियम है ना, इसमें है, ठीक है। अब इस स्टेडियम के बारे में और मुख्य बात है, देखो यार, ये स्टेडियम फेमस है, जब 2011 में भारत ने विश्व कप जीता था ना, तब ये फेमस है, 2011 का विश्व कप। इसके 33,000 लोग इसमें बैठ के मैच देख सकते हैं, इसकी इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। अब एक चीज, मुंबई, मुंबई को भारत की क्रिकेट राजधानी बोलते हैं, क्रिकेट राजधानी, ठीक है।
और बीसीसीआई क्या करता है, और घरेलू क्रिकेट जितने भी है ना उन सबका ऑर्गेनाइजर यही है, क्रिकेट। जैसे रणजी ट्रॉफी, आईपीएल हुआ, है ना, इन सब का ऑर्गेनाइजर यही है। और बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी, 1928 में। ठीक है। और दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है ये, इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड क्या कौन सा है? बीसीसीआई। एक बार तो सही बताऊं तो आईसीसी है ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो भी इससे पूछ के डिसीजन लेता है, इतना पावरफुल है। अब आईसीसी की बात आ गई, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। और हेडक्वार्टर है यूएई में, दुबई में, ठीक है। और ये क्या करता है? टी20 विश्व कप, आईसीसी विश्व कप, और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। आईसीसी विश्व कप जो वनडे वाला होता है ना वो, फिर टी20 विश्व कप, और उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, इसका ऑर्गेनाइजर है ये आईसीसी, ठीक है। तो उस सेट में इतना ही। कुछ केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन एक दो और थे, वो मुझे समझ में नहीं आए, तो मैं 2 या 3 दिन में उन चीजों में और सुधार कर दूंगा। और ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन, ऑप्शन और सॉल्यूशन के अबाउट यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, और अपन सीखते जाएंगे, क्योंकि अब की बार अपन को अपनी एक एक सीट कंफर्म करनी है। और इसके अलावा आज के अपने थे 4 सेट, 4 सेट मैथ की टेक्स्ट बुक से, सीजीएल और सीएचएसएल के, और 2020 से 2024 तक के, ठीक है। और फिर कैलकुलेशन करनी थी 20 मिनट, ठीक है। और इसके अलावा फिर इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल, ठीक है, प्लस इसकी वोकैब, प्लस इसकी समरी, प्लस इसमें जो 25 क्वेश्चन दिए गए हैं एसएससी फॉर्मेट में प्री वाले, ये क्वेश्चन। और इसके अलावा वोकैब वोकैब में 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और प्लस 30 इडियम्स। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।